उनके पास एक नागरिक की तरह हर अधिकार है। एक सोशल राइट भी है। जब उनके अपना वक्त था, उन्होंने आपके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया। अब वो वरिष्ठ हो गए जी। और उनकी जो हर आवश्यकता है उसकी पूर्ति दो तरह के लोग, या तो उनके बच्चे या जी सरकार, दोनों के गुंजन जी, लिए आपको माफी ये के साथ जिम्मेदारी यहाँ बनती रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बांदा है। से अच्छा जी। मुकेश जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी जी। मुकेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अरे मैं शोभना से बोल रहा हूँ जी। जी। शोभना से। जी कहिए, सवाल पूछिए। मैं विकलांग पेंशन के बारे में पूछता था। विकलांग 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 पेंशन वाले। जी सवाल विकलांग पूछ सकते हैं आप, पेंशन। बताइए। मैं विकलांग पेंशन की आवेदन कर दिया हूँ। विकलांग विकलांग है। जी जी। शोभना है आशा जी। जी जी। गुंजन जी, ये जानना चाहते हैं, विकलांग पेंशन इनको नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से इन्हें मिले, ये जानना चाह रहे हैं ये। अच्छा, ये विकलांग पेंशन की बात कर रहे हैं जी जो जी। उनको एक सोशल वेलफेयर के अंदर मिलती है। देखिए, जो अगर इनको पेंशन नहीं मिल रहा, तो ये पहली चीज तो ये है कि जो अधिकारी हैं उनको एक वो एप्लीकेशन लिख के दें कि ये विकलांग पेंशन का मैं अधिकारी हूँ और मुझे ये विकलांग पेंशन फला तारीख से नहीं दी जा रही। अमूमन इस एप्लीकेशन के बाद जो भी अधिकारी है वो इस पर कार्रवाई करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो एक हमारे को अधिकार मिला है 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, जी उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जो मैंने अपनी एक एप्लीकेशन डाली थी जिसके तहत मुझे विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा था, उस पर आपसे मैंने कार्रवाई की अपेक्षा की थी, उस कार्रवाई से क्या हुआ। जो भी आला अधिकारी हैं, अब उन्हें इसके ऊपर अगर वो कार्य कर चुके हैं तो वो या तो आपको जवाब देंगे कि हमने उचित कार्रवाई कर दी और आपके पैसे आ जाएंगे तत्काल कुछ दिनों में, और अगर कार्रवाई नहीं की है तो वो जवाब देंगे कि क्यों कार्रवाई नहीं की है। जी। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, जहां इनको अपनी जानकारी मिल जाएगी। पहली बात तो ये कि ये अप्लाई करें एक उनके उच्च अधिकारियों को कि मेरे को ये जो विकलांग पेंशन है वो मुझे नहीं मिल रहा है किसी वजह से, और वजह नहीं बताई गई है, और आप इस पे कार्रवाई करें और मेरे विकलांग पेंशन की शुरुआत करें। इस जी पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जानकारी के लिए और आपकी सहूलियत के लिए एक एक्ट है जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आप उस एक्ट के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और उस एक्ट के अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन मांगी है उस अधिकार के तहत, तो ये उन अधिकारियों के लिए, उनके लिए ऑब्लिगेशन, ये उनकी मजबूरी है, उनको ये जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसमें इनके जो विकलांग पेंशन रुकी है, या तो वो शुरू हो जाएगी या उसका कोई उचित कारण इनको पता चलेगा, ये इस तरह अंधेरे में नहीं रहेंगे। जी। जी चलिए, उम्मीद है मुकेश जी को उनका जवाब मिल गया होगा और हम अब आगे बढ़ते हैं। गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वरिष्ठ नागरिक कानूनी रूप से अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं, और इसकी क्या प्रक्रिया है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। असल में 2007 में एक एक्ट आया, एक प्रावधान आया, सीनियर सिटीजन एक्ट हम उसे शॉर्ट में कहते हैं, जिसके अंदर दो चीजें थी। एक तो इस एक्ट से पहले भी था, सीआरपीसी सेक्शन 125 सीआरपीसी कहते हैं, उसके अंदर भी उनके पास अधिकार था कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से भरण पोषण मांग सकते हैं। लेकिन वहाँ जो एक्ट 2007 में आया वो स्पेशली इसी चीज के लिए आया, क्योंकि सीआरपीसी 125 जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये जो एक्ट आया, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया, ये जो है ये स्पेशली सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा के लिए ही आया, उनको ध्यान में रख के बनाया गया। और उस एक्ट के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से किसी से जी भी इस बात के लिए उम्मीद ही नहीं कर सकते, ये उनसे डिमांड कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है कि वो अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों, उन रिश्तेदारों को जिनको इनकी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है या जो इनकी प्रॉपर्टी लेंगे, उनसे वो भरण पोषण का मांग कर सकते हैं, और ये उनको करना पड़ेगा, ये उनका अधिकार है और ये उनका कर्तव्य है। जी बिल्कुल, ये उनका अधिकार है और उनको करना भी पड़ेगा। अपने बुजुर्ग माँ बापों का ध्यान रखना हर बच्चे का फर्ज होता है, जाहिर तौर पर। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन क्या पेश कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
जी जी जी, जैसे मैंने बताया 2007 ये जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, ये 2007 का है। 2007 से पहले ये जो ये जो क्षेत्र था जिसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की बात होती है, वो सीआरपीसी जो है उसके धारा 125 के तहत निहित थी, जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह के लोग थे जिनको जो अपने भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते थे। उसमें औरतें थी, बच्चे थे और एक ये वरिष्ठ नागरिक थे। तो वरिष्ठ नागरिकों को उसके अंदर अधिकार दिया गया था कि वो अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी जो फर्क है आया 125 और ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है 2007, उसमें ये आया कि 125 के तहत जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सिर्फ अपने बच्चों से भरण पोषण की डिमांड कर सकते थे, उनसे मांग कर सकते थे। किंतु 2007 के एक्ट के तहत ये अपने रिश्तेदारों से भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे वो अपने भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं, वो उसका दायरा बढ़ गया। अब रिश्तेदारों से जब मैं बात कहता हूँ, ये अमूमन उस स्थिति में लागू होता है जहाँ उन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास कोई बच्चे नहीं है या उनके कोई संतान नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर संतान विहीन कोई वरिष्ठ नागरिक है तो भी उनका अधिकार है कि उनका ध्यान रखा जाए। अब ध्यान कौन रखेगा? तो ये वो लोग हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। तो जैसे इनका अधिकार है उनसे, और उनको इस अधिकार के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया सरकार ने, और इस बात को उन्होंने 2007 के अधिनियम में इंक्लूड किया। तो आज की तारीख में वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों से इस बात की मांग कर सकते हैं कि मैं अपनी देखभाल के लिए सक्षम नहीं हूं और आप मेरी देखभाल करें। जी जी। वहीं गुंजन कुमार जी, अक्सर हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा होती है या फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और इसे एक गंभीर अपराध भी होता है। ये इसकी शिकायत बुजुर्ग कहाँ करें और इसके लिए सजा का क्या प्रावधान होता है? देखिए, आप इसकी शिकायत, एक तो ये जो अधिनियम है 2007 का, उसके तहत आप कर सकते हैं। उसमें ट्राइब्यूनल बना रखा है जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, और उसके अंदर उनकी सजा का भी प्रावधान रखा है, जहाँ पे अगर वो ऑफेंस पाया जाता है तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है और उनको सजा भी दी जाती है, जो कि 3 महीने तक की सजा होती है। इसके अलावा अगर किसी तरीके का फिजिकल, यानी उनके साथ किसी तरीके का शारीरिक दुर्व्यवहार, उनके साथ उनको चोट पहुंचाई जाती है, तो वो पुलिस में भी जा सकते हैं और उनके वहां पे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। और एक चीज और मैं बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि जो कोर्ट है वो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होती है। वो जिस तरह की कोई चीज अगर कोर्ट के पास उनकी संज्ञान में आती है तो तत्काल उसमें आदेश पारित करती है। मतलब एक एक्सट्रीम केस के अंदर आप रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अगर जो पुलिस अधिकारी या जो अधिकारी हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक एक्ट के तहत अगर वो नहीं काम करते या उनकी किस तरीके से उनके कार्य में त्रुटि पाई जाती है, तो आप हाईकोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हो और उसके ऊपर कोर्ट संज्ञान लेता है और बहुत गंभीर रूप से संज्ञान लेता है और इसमें तत्काल उनको सहूलियत मिलती। ये जो एक्ट आया 2007 का, ये सिर्फ इस बात की ये नहीं करता कि आपके पास अधिकार है और आप अपनी मांग कर सकते हैं। ये जो बाकी दूसरे जो सरकार के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है, और उसके अंदर वो उनको प्रोविजन, वो सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप एक हेल्पलाइन की व्यवस्था करेंगे जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक अगर किसी भी तरह की उनको समस्या होती है तो वो तत्काल उस वरिष्ठ नागरिक के जो हेल्पलाइन नंबर है उससे संपर्क करें और उनको ये तत्काल सहायता मिले। ये जो पूरी व्यवस्था है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की, उसकी व्यवस्था का पूरा सिस्टम इसी बात पे चलता है कि वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम खर्च में या बिना खर्च किए और किस तरीके से कानूनी सहायता प्रदान की जाए जिससे उनकी स्थिति बनी रहे। ये सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि ये वरिष्ठ नागरिक, सरकार का ये ऑब्लिगेशन है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपने यौवन में इस देश के प्रगति में हिस्सा दिया, उनको जब उनका ये हो गया, ये वरिष्ठ हो गया और ये सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, तो उनको सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज करे और उनको सपोर्ट करे। तो इसके तहत इस हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की गई है जिससे जो उनको हर स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है। तो हेल्पलाइन पे जब भी उनको किसी तरह की समस्या होती है तो डायरेक्ट हेल्पलाइन है जहाँ वो नंबर जाता है और फिर वो जो हेल्पलाइन है वो इस केस को सेक्शन 5 के तहत इनिशिएट करता है। जी बिल्कुल, इस हेल्पलाइन के जरिए भी बुजुर्ग मदद पा सकते हैं। वहीं जब वरिष्ठ नागरिक जैसे कोई होता है और वो अगर इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम कर चुका है कि वो उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगा, और अगर संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है, तो क्या माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं? इसको लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया होती है?
बिल्कुल ले सकते हैं। उन्हें अपने उस जो उन्होंने इसको ट्रांसफर किया, गिफ्ट दी किया या जो भी किया, उसकी कैंसिलेशन की प्रक्रिया अपना सकते हैं कि उनको इस बात के लिए दिया गया था कि ये उनकी देखभाल करेंगे, और अगर वो इनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ये उनसे वापस लिया जा। जी, इसके लिए उनको एक कोर्ट में केस फाइल करना होगा, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन पर उनको कैंसिलेशन के लिए फाइल करना होगा। जैसे अगर उन्होंने गिफ्ट डीड किया तो गिफ्ट डीड की कैंसिलेशन पर सूट फाइल होगा, जिससे वो ये कहेंगे कि ये गिफ्ट डीड इस सोच पे दिया गया था कि ये बच्चे हमारी बाद में देखभाल करेंगे, और अगर ये अपने इस कर्तव्य में निर्वाह नहीं कर रहे तो ये उसको कैंसिल कर सकते जी, और जी, कोर्ट इस पे करती है। जी। जी गुंजन कुमार जी, हमने देखा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी हैं। इसके बारे में बताइए। अब इसकी तो समझ है वो इस तरीके से है कि जो वो संपत्ति है वो उस वरिष्ठ नागरिक ने अपने लिए बनाई है, और उसके ऊपर वो जो बच्चे हैं वो वहाँ रह रहे हैं या उनकी बहू रह रही है, तो वो वहाँ पे उस वरिष्ठ नागरिक के ने उनको अधिकार दिया है वहाँ रहने के लिए। उस अधिकार के तहत वो वहाँ रहते हैं, और जब तक वो वरिष्ठ नागरिक है, जब तक वो जीवित है, जब तक वो सक्षम है, जब तक वो वहाँ है, तब तक वो अधिकार, उस घर के अधिकार उन्हीं का होता है। वो एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं जिसके ऊपर कोई भी पार्टीशन मांग सके या बच्चे उनको वहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के जो अधिकार है वो उस वरिष्ठ नागरिक का है, जिससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। और इस अधिकार को बॉम्बे कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको फिर से रिकॉग्नाइज किया, और इसके तहत उन्होंने उस अधिकार को उसको रीइंस्टेट किया, और उनके जो बच्चे थे, जो उनके बेटे और बहू थे, उनको हटा दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया गया उन वरिष्ठ नागरिकों के हाथ। इसमें एक और भी केस है, जैसे एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया था, जहां पे दो अलग अलग एक्ट के बीच एक विवाद उठ गया था। एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और एक ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, जिसके अंदर एक बात ये होती है कि बहू एक मकान में रह रही थी और उनके जो हस्बैंड थे, उनके माता पिता, वो उस मकान के मालिक थे। तो उन्होंने इसमें कहा कि ये मकान हमारे पास होना चाहिए, और बहू क्लेम कर रही थी कि ये मकान हमारे पास होना चाहिए एज पर डीवी एक्ट। तो ये दोनों स्पेशल एक्ट थे। इस कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के फेवर में एक ऑर्डर पास किया, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एक्ट को हार्मोनी, एक कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे दोनों एक्टों को उन्होंने एक साथ रीड किया और कहा कि नहीं, यहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक है, जो इस मकान के मालिक है, ये बात ठीक है कि उस पत्नी के अधिकार है डीवी एक्ट में दिए रहे, लेकिन उस पत्नी के अधिकार शुरू होते हैं अपने पति से, और ये जो प्रॉपर्टी है ये वरिष्ठ नागरिक की है, और इनके अधिकार अपने एक्ट से शुरू होते हैं, तो इनको आप वहां से बेदखल नहीं कर सकते, और उन्होंने पत्नी के अधिकार को वहां से नकार दिया था।